फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल मैं कुलदीप जी। फ्रेंड्स आज हम जानेंगे जो पीयूसी स्टॉक है, आईओसी हो गया एंड ओएनजीसी हो गया, वेल हो गया, उन पे कंटिन्यू हमें क्यों ट्रेड नहीं डालना चाहिए और क्यों हमें बीच बीच में जब अपॉर्चुनिटी तभी इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि कंटिन्यू इस पर लगे रहना है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, येस्टरडे जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था सोवेन फार्मा, इस पर मुझे लगता है आज उसमें सपोर्ट ले चुका है। तो वहाँ पर अगर कल आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो भी मैंने बाइंग प्राइस बताऊँ वहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। येस्टरडे बोल रहा था कि उससे पहले उसमें ब्रेकआउट आ चुका था, वहाँ से आज उसमें ऑलमोस्ट 4% भाग चुका है कल के प्राइस से। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। और उससे पहले एक और चीज़ है फ्रेंड्स, आई थिंक कौन सा बंधन बैंक के थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। मैंने जो ये बताया था उसी के हिसाब से आप इस पर ट्रेड कीजिएगा। IRFC का फिर से फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 23 के आसपास आ चुका है, तो इसको और नीचे आने दीजिए तभी इस पर बाइंग कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट आज के स्टॉक के चार्ट पे। एनएससी की साइड पे और बजाज ऑटो का ओवरव्यू भी देख लेते हैं। अभी उसने ट्रेड क्लोजिंग किया है 3943 पे, और देखते हैं को डिलीवरी क्वांटिटी कितना 50% हुआ है। इतना बुरा भी नहीं फ्रेंड्स है, 50% हुआ है। 2,78,000 उसमें ट्रेड हुआ है और 1,40,000 का लोगों ने उसमें बाइंग करके अपने होल्डर्स में लेके जा चुके हैं बजाज ऑटो को। तो ऑटो सेक्टर का फ्रेंड्स अभी इसमें प्रेशर आ सकता है। हर एक ऑटो सेक्टर में हीरो मोटो चाहिए, बजाज ऑटो या फिर आयशर मोटो। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल का दाम अभी चढ़ा हुआ है और साथ ही लॉकडाउन का प्रेशर उन पे, उनके जो रिजल्ट है क्वार्टर रिजल्ट है वहाँ पे गिर सकता है। तो चलते देखते हैं बजाज ऑटो को अगर नीचे आता है किस प्राइस पे हम इसको बाय कर चुके हैं बजाज ऑटो के चार्ट पे। और वन डे के अंदर मैंने लगा के रखा है और ये 50-100 इज मूविंग एवरेज। मनी फ्लो देख सकते हैं 27 पे है और मनी फ्लो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये ऑलमोस्ट अच्छा खासा करेक्शन पे आ चुका है। पर कहाँ पे इसको बाय करना है, मेरा मतलब मेरा मानना है इसको अगर थोड़ा और नीचे है तो एक बेहतरीन बाइंग लेवल हो सकता है। किस लेवल पे बाइंग करना है वो आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। इसका जो पहला सपोर्ट आपको मुझे दिख रहा है वो है, पहला सपोर्ट नोट डाउन कर लीजिए 3800। एक पहला सपोर्ट है इसका 3800। यहाँ पे आता है तो पहला आप यहाँ पे आके अगर सपोर्ट लेते हो तो पहला बाय आप कर सकते हो। उसके बाद 3700 इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। ठीक है, और उसने टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 4200 उसका टॉप बनाया था। और रिसेंट टॉप दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, हाँ सॉरी 4300 ही उसने रिसेंट टॉप बनाया। यहाँ से गिर के अब ये 3900 ऑलमोस्ट 4000 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो जो भी लेवल बताया उस पर आप नज़र बनाए रखिए। कंटिन्यू इसमें गिरावट हो रहा है। जहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट किस तरह का लगा फ्रेंड्स, इस तरह का अगर सपोर्ट लेता है कंसिडर करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तभी यह सभी से आप इस पर बाइंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही बाइंग सपोर्ट लेगा मैं तो इसका फ्रेश वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसके लिए चिंता मत कीजिए। और आप भी ट्रैक करते रहिए फ्रेंड्स, बिना ट्रैक नहीं करोगे तो फ्रेंड्स आपको हाथ से निकल सकता है कोई भी स्टॉक। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। आ चुके हैं भेल के चार्ट पे फ्रेंड्स। वन डे के अंदर मैंने लगा कर 50-100 इज मूविंग एवरेज। मनी फ्लो देख सकते हैं 61 पे है। इसको अगर बाय करना है किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, काफ़ी आप देख सकते हो काफ़ी दिनों से एक ही जगह पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 65 पे। तो किस लेवल पे इसको बाय करना है वो आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसको अगर बाय करना है, बाय करना नहीं फ्रेंड्स, लेवल बता दूँ जहाँ पे ये सपोर्ट लेते हो वहाँ पे आप बाय करोगे। ठीक है, तो 65 पे ये ट्रेड कर रहा है। 60 पे आप देखना वहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं, वहाँ पे अगर सपोर्ट लेते हो वहाँ से बाय कर सकते हो। इसको अगर तोड़ता है तो 55 पे, अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये दो ही लेवल दे रहा हूँ, 55 पे आ सकता है। अगर यहाँ पे अगर वहाँ से बाई कर सकते हो। अगर इसको भी तोड़ देते हो और नीचे आ सकता है, उसके बाद 55 पे आने के बाद मैं फिर से उसका फ्रेश वीडियो बनाऊंगा अगर यहाँ पे इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है इन दोनों पे किसी से एक से, तो वहाँ से हम बाइंग शुरू कर सकते हैं। और भेल एक पीयूसी स्टॉक है, तो इसलिए हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स मिनिमम टू मिनिमम पैसे इन्वेस्ट करें, ताकि आप अगर गिर भी जाता है काफ़ी नीचे तो आपको प्रॉब्लम ना हो और इतना नुकसान ना हो तो आप बर्बाद हो जाओ। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। आ चुके हैं एनएससी के साइड पे और टाटा मोटर्स डीवीआर के देखते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कितना हुआ है। और आप देख सकते हो 140 पर उसमें क्लोजिंग दिया है और उससे पहले 140 पे उसमें एक सपोर्ट लेके 140 पे जा चुका है। ठीक है, तो देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज कितना हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% उसमें डिलीवरी हुआ है आज ही इसी प्राइस पे, और कोई इतना बैड बाय है नहीं। तो चलते हैं चार्ट पे देखते हैं किस लेवल इसको बाय कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर्स के डीबीआर के चार्ट पे। वन डे के अंदर मैंने लगा करके है, फिर से भी कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये इसको अगर क्वार्टर रिजल्ट से पहले बाय करते हैं तो आपको एक दिमाग में ज़रूर बैठा के रखना पड़ेगा कि ये आपके बाइंग प्राइस से नीचे आ सकता है जैसे रिजल्ट आउट होगा। रिजल्ट आउट कैसे आपको पता लगेगा फ्रेंड्स, आप एनएससी के साइड पे कॉर्पोरेट एक्शन वहाँ पे जाके जैसे किसी भी स्टॉक का अगर रिजल्ट आप टाइप करो, सर्च करोगे सर्च के बारे में, तब आपको दिखाई देगा किस डेट पर आपको रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से प्लान करके आप टाटा मोटर्स को बाय कर सकते हैं, या फिर
काफ़ी देर है अगर रिजल्ट आने में इसका, तो फिर आप उससे पहले बाय करके अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ किस प्राइस पे टाटा मोटर्स डीबीआर को बाय करना है। और साथ ही टाटा मोटर्स का भी ऑलमोस्ट एक ही बिना चार्ट के आपको टाटा मोटर्स का भी लिख के देना, नोट डाउन कीजिए। टाटा मोटर्स को अगर बाय करना है तो 300 पे आप इसको पहला बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोर्ट रहता है वहाँ पे बाइंग शुरू करते हैं, उसके बाद इसको टूटता है तो 290 पे टाटा मोटर्स आ सकता है किसी भी प्रेशर में। ठीक है, तो ये तो था टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर डीबीआर के लिए फ्रेंड्स, डीबीआर को आप बाइंग कर सकते हैं। पहला जो सपोर्ट अभी ये ट्रेड को 144 पे, इसको अगर बाय करना है 140 पे आप बाइंग कर सकते हैं किसी भी गिरावट में। उसके बाद इसको तोड़ देता है तो 130 पर ये आ सकता है, उसके बाद 120। थोड़ा क्लियर लिख के देता हूँ फ्रेंड्स, 140 पहला सपोर्ट है, उसके बाद 130, उसके बाद 125। ठीक है, ये 3 लेवल दे रहा हूँ अभी के सिचुएशन के हिसाब से। किसी भी गिरावट में अगर मिलता है तो वहाँ पे आप धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। देखिए पहले कहाँ पे सपोर्ट लेता है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपको नजर आ ही रहा है। एटलीस्ट ये वाला यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है, ऑलमोस्ट 140 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। तो फिर से अगर इस लेवल पे आता है तो बाइंग शुरू कर सकते हैं टाटा मोटर्स डीबीआर के। धीरे धीरे करके बाई कीजिए, क्योंकि किसी भी प्रेशर में ये आ सकता है, क्योंकि बिक्री जो उसका सेल्स है मुझे नहीं लगता इतना अप्रोप्रिएट होगा रिजल्ट, तो इसके लिए आप तैयार रह सकते हैं अगर पहले ही रिजल्ट से पहले आप इन्वेस्ट करते हैं इस पर। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो हम लोग आ चुके हैं एनएससी के साइड पे, और ओएनजीसी के आप ओवरव्यू देख सकते हो। 117 पे उसने आज अपना क्लोजिंग दिया है, ऑलमोस्ट 3% उसमें गिरावट आ चुका है। और तेल का आप काफ़ी महंगा हो चुका है तेल। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं कितना परसेंटेज उसमें डिलीवरी हुआ है, 59% उसमें डिलीवरी, और आप देख सकते हो करोड़ में उसमें ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं ओएनजीसी के चार्ट पे। मैंने 1 डे नहीं 1 मंथ का कैंडल लगाया है। 50-100 मूविंग एवरेज मनी फ्रंट देख सकते हैं 78 पे है, और ये 1 मंथ का कैंडल है। हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट करे। आप इसका टॉप देख लीजिए पहले, 300 इसका टॉप है। कहाँ पे ये ट्रेड करे, 117 पे। तो इसलिए कहता हूँ हमेशा पीयूसी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अच्छे करेक्शन पे इन्वेस्ट कीजिए। आप उसको थोड़ा सा कॉशियसली इन्वेस्ट कीजिए, और मिनिमम टू मिनिमम जो आपका पैसा है, आपका कैपिटल है, वहाँ वही लगाइए, ताकि अगर फंस भी जाता है तो पैसा तो आपको कुछ नुकसान ना हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप इतना सोचिए फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से सोचिए और दिमाग लगा के सोचिए। अगर किसी ने भी इसको यहाँ पे अगर बाय कर चुके हैं अगर 1-2 साल पहले, तो उनको तो हमेशा फ्रेंड्स लॉस ही दिखाई दे, और हमेशा आपको लॉस में ही उनको निकलना पड़ेगा। फ्रेंड्स कब ये यहाँ पे जाएगा, कितनी इतना तेज़ी होने के बाद मार्केट 7000 से फ्रेंड्स अभी ऑलमोस्ट 15000 के ऊपर जा चुका है, उसके बाद भी ये स्टॉक ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है, पीयूसी स्टॉक में अगर अभी एक बार ऊपर फंस गए तो फंस गए फ्रेंड्स, आपको नीचे आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की स्टॉक में आपको मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहुत ही कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे लेवल पे आता है तभी आप बाइंग कीजिए, सबको सोच समझ के। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, और एक और वीडियो बना वहाँ पे भी मैंने समझाया, वहाँ पे आईओसी पे मैंने समझाया था, इस पे ओएनजीसी पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह की स्टॉक पे, चाहे ये पीयूसी हो या फिर कोई भी प्राइवेट स्टॉक हो, जो स्टॉक तेज़ी में भी अपना पीक नहीं पकड़ पाता, वो स्टॉक से आप थोड़ा कॉशियस से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के वन डे का कैंडल लगा देता हूँ फ्रेंड्स, सबको यहाँ से आ जाए। तो इसको अगर ट्रेड करना है तो आप देख सकते हो आज उसमें 3% का मूवमेंट, मतलब नीचे का गिरावट आया। तो किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं वो आपको लिख के देता हूँ। आप ये ट्रेड करें 117 पे, तो मेरा मानना है एटलीस्ट 110 पे आके अगर सपोर्ट लेता है वहाँ से हम बाइंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद 100 पे हम ट्रैक करेंगे। अगर इसको तोड़ देता है तो हम पहले ट्रैक करेंगे, देखेंगे कहाँ पे ये रुकता है, जहाँ पे रुक के ऊपर का मूवमेंट देता है वहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्ट करके, जो लोग इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं। और मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे कि इस गवर्नमेंट का स्टॉक है, इसी पे लगाए, आपका भरोसेमंद स्टॉक है, ये स्टॉक आपको बेच के नहीं जाएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं। आप सोचिए अगर जिन्होंने ये सोच के टॉप में लगाया उनका हालत क्या होगा। तो इस तरह की बातों से आप अवॉइड कीजिए, इस तरह की सजेशन से, और आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए। जैसे मैं देखा तो एटलीस्ट 1 मंथ का आप चार्ट लगाओ तो हर एक पूरा कैंडल आपको दिख जाएगा, कहाँ से कितना टॉप बना है, कितना नीचे बॉटम बना है। ठीक है, तो थोड़ा एनालिसिस आप भी कीजिएगा, थोड़ा आप भी स्टडी कीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। तो मुझे लगता है आपका जो मिनिमम टू मिनिमम लॉस, वो आपको मिनिमम टू मिनिमम लॉस ही होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा स्टॉक मार्केट में, और आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे सजेशन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।